बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। एबीएन न्यूज़ इस्लामाबाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। ख़बर आपके इल्म में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और कुछ इल्ज़ामात लगाए उसमें कि उनके काम में मदाखलत की जा रही है, उनको दबाव का सामना है, धमकियों का सामना है और सियासी नौयत के मुकदमात के नताइज, उन केसेस के फ़ैसलों को तब्दील करवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उसकी आफ्टर मैथ में जो कुछ हुआ वो भी आपके इल्म में है। और फिर एक रुकनी कमीशन जो है वो बना दिया गया जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनकी सरबराही में। अब खबर ये आई कि जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम और उन्होंने माजरत कर लिया है कि नहीं भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता, ऐसा करना मुमकिन नहीं है। और उसके साथ एक खबर जो है वो पैरेलल आगे पीछे जो है वो दो खबरें आई और ख़बर ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सो मोटो नोटिस ले लिया है और अज़ खुद नोटिस की समाअत जो है वो बुध के दिन होगी। इस सारे मामले में ज़ाहिर है कि जब कोई ख़बर आती है, कोई इस किस्म का लेटर आ जाता है, तो इनिशियली जो है वो हम लोग तो उसको रिपोर्ट करते हैं कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट क्या हुई है। और फिर जब उसको उठाकर बड़ी बारीक बीनी से उसको पढ़ा जाता है कि ये जो इसके लिए दस्तावेज़ सामने आई है, जो ख़त सामने आया है, इसमें क्या है। मैं बशारत राजा साहब के साथ बैठा इस ख़त को डिस्कस कर रहा था और बशारत राजा साहब ने कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें बताए, ऐसे नुकात जो हैं उनको पॉइंट आउट किया, कुछ को मैंने किया कि ये जो ख़त है ये ख़त तो बड़ा तबाहकुन है। ये दो इंतहाई अहम मामलात कर रहा है। एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए पैराग्राफ नंबर 3 है, उसकी मौजूदगी समझ नहीं आती इस ख़त में कि ये डेवलपमेंट कब हुई। ना ये प्रेस रिलीज़ में 28 मार्च को जो जारी की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ना उसमें कोई तस्करा है, ना फुल कोर्ट वाले मामले में कोई तस्करा है। मैं समझाता हूँ कि ये हुआ क्या। और उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 4, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस को आइन पर लेक्चर देते हुए नज़र आते हैं। एक बड़ा सवालिया निशान जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी आइनी समझबूझ के ऊपर एक तरीके से उठ रहा है जब साबिक चीफ जस्टिस उनको बता रहे हैं कि आइन ये कहता है। ये बड़ा हैरानकुन मामला है। मैं आपके सामने पहले ख़त रखता हूँ और ख़त के पैराग्राफ्स पढ़ते पढ़ते जो है वो हर पैराग्राफ के ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं बशारत राजा साहब की मुआवनत के साथ जो है वो इस मामले को खोलने की ज़रा कोशिश करें। जो ख़त है आप के सामने मैं अब रख देता हूँ कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उनका लेटर हेड है, उसके ऊपर ये ख़त लिखा गया है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर जज एड हॉक एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपको पता है कि वहाँ पे रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 को ये ख़त लिखा गया है। एड्रेस किया गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद। डियर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सब्जेक्ट है 1 मैन इंक्वायरी कमीशन के जो यक रुकनी इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाया गया। पैराग्राफ नंबर 1 में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब लिखते हैं कि आई रेफर टू द कैबिनेट मीटिंग डेटेड 30 मार्च 2024 इन टर्म्स ऑफ विच आई हैव बीन अपॉइंटेड टू हेड द 1 मैन inquiry commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25 March 2024। ये तो बिल्कुल सादा सी बात है। उन्होंने ये कह दिया कि मैं हवाला देते हुए कि 30 मार्च 2024 को जो काबीना का वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसके तहत मुझे हेड या सरबराह बना दिया गया यक रुकनी इंक्वायरी कमीशन का, ताकि वो जो इल्ज़ामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लगाए गए हैं उनका जो ख़त 25 मार्च को लिखा गया था उसकी तहकीकात की जाए। पैराग्राफ नंबर 2 में वो ये कहते हैं कि आई थैंक यू एंड द कैबिनेट फॉर रिपोजिंग कॉन्फिडेंस इन मी टू हेड द कमीशन, कि मैं आपका और काबीना का, वफाकी काबीना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी ज़ात में एतमाद का इजहार किया कि मैं वो शख्सियत हूँ जो कि इस कमीशन की सरबराही कर सकती है। और अब आता है वो पैराग्राफ नंबर 3 जिसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कब हुआ और ये कैसे हुआ। जनाब बशारत राजा साहब तीसरे पैराग्राफ में साबिक चीफ जस्टिस एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर काजी फ़ाइज़ ईसा एज ऑल्सो द सीनियर प्यूने मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन मी, के मैं
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके बाद जो सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मंसूर अली शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मेरे ऊपर एतमाद का इजहार किया। अब ये वाक़या कब पेश आया कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया? सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ तो ऐसा कुछ भी नहीं कहती। काजी फाइज ईसा साहब ने तो ये, और प्रेस रिलीज़ में तो हमें ये बताया कि मामला जो है वो चला गया कैबिनेट ने और हुकूमत ने बनाना है 1 मैन कमीशन। ये कह रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ काजी फाइज ईसा और मंसूर अली शाह का कि उन्होंने मेरे पे एतमाद का इजहार किया। ये एतमाद का इजहार कब किया? क्या अलहदा से कम्युनिकेशन जो है वो काजी साहब की वफाकी हुकूमत और इंतज़ामिया के साथ साइड बाय साइड चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने बड़ा ब्रीफली आपने बताया नाज़रीन को। ख़त के जो पैराग्राफ हैं वो पढ़े आपने। ये जो फुल मीटिंग जो हुई थी फुल कोर्ट इजलास हुआ था बुध वाले दिन, बुध को इजलास हुआ और ये इजलास एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर बुलाया गया था। पहले तो काजी साहब यहाँ एक बात समझने की है नाज़रीन, वो बात ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ हैं, ऑनरेबल जजेज़, उन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल खुद एक आइनी बॉडी है। उन्होंने ख़त में ये इस्तदा रखी, अपनी प्रे रखी कि अगर उन्होंने लिखा कि खुफिया एजेंसीज इंटरफेयर करती है तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, उसके रूल्स क्या हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हमारी रहनुमाई कि हम क्या करें। होना ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इस एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी इजलास नहीं तलब करना चाहिए था, उन्हें जुडिशल इजलास तलब करना चाहिए था फुल कोर्ट का। सही। यहाँ तो सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि जुडिशल इजलास तलब करने के बजाय उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इजलास तलब किया। वो 6 जो अपने सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑनरेबल जजेस को बुलाकर उन्होंने इजलास तलब किया। 2 घंटे, 2.25 घंटे वो इजलास जारी रहा। इससे पहले एक और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई थी उसमें यह बताया गया था कि मैंने, काजी साहब ने लिखा कि मैंने अफ्तार के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को अपने घर बुलाया और इन 6 जजेस से मैंने फर्दन उनसे सवाल जवाबात किए और ये कोई तकरीबन 2.25 घंटे ये इफ्तार के बाद ये पहले। दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फर्दन उन्हें घर नहीं बुला सकते थे, उनसे ये मामला जान नहीं सकते थे। ये आपका आइन भी कहता है कि वो हाई कोर्ट एक बिल्कुल आइनी अदालत अलहदा है। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये समझते हुए ख़त लिखा कि जी ये हमारे मतलब अदलिया का अदालती निज़ाम के सिस्टम के सरबराह है, कोई हल निकालेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि बुध के दिन जो इजलास बुलाया उन्होंने, उसमें जो तमाम ऑनरेबल जजेस मौजूद थे वहाँ पर बड़ी अब खबरें तो हम तो इस जो साफ़ी होता है, जो पत्रकार होता है नकवी साहब, वो तो इस खोज में रहता है ना कि भाई इजलास तो हो गया कि खबर क्या है। ये तो सामने आ गया कि इजलास हो गया, अब खबर क्या है। उस दिन लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा ठीक हुआ इजलास, ऐसा नहीं था। उस दिन अंदर बड़ी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 वाज़ेह ग्रुप नज़र आए जजेस के, और ये जो ग्रुप नज़र थे ना, ग्रुप थे, इसमें एक जस्टिस अतर अमीनुल्ला, जो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े दबंग चीफ जस्टिस रहे, वो कई उनके ऐसे फैसले हैं जिसमें वो कहते थे कि अगर कल तक बंदा हाज़िर ना हुआ जो लापता अफराद थे तो सेक्टर इंचार्ज ISI MI को हाज़िर होना पड़ेगा। तो रात को वो बंदा आ जाता था, 9, 9:30, 10 बजे तक वो आ जाता था। उन्होंने ये कहा कि ये हीरो जज है जस्टिस। उन्होंने इन 6 जजेस के बारे में 6 जजेस फुल कोर्ट के मीटिंग के अंदर ये कहा, फुल कोर्ट जो इजलास हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये 6 जजेस जो है ना ये हीरो जज है। तो काजी साहब ने कहा नहीं आप हीरो ना कहें इन्हें जी, ये हीरो कहाँ से हो गए, ये हीरो तो नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि इन जजेस ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, ये वहाँ के अंदर के अल्फाज है। अब जस्टिस अतर अमीनुल्लाह के साथ कौन खड़ा हो गया? वहाँ पर जो 2 राय सामने आई, 2 आरा सामने आई। पहली आरा तो ये थी कि इस पर सो मोटो लिया जाए, लार्जेस्ट बेंच की तश्कील दी जाए। पहले तो उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट की तरफ जाया जाए, अगर वो टेकअप करे उस मामले को सुने, अगर वो नहीं होता है तो फिर जो है वो लार्जेस्ट बेंच की जो है तश्कील की जाए, इस केस को, इस मामले को ओपन सुना जाए ओपन में। वो इस वजह से वहाँ पर यह भी काजी साहब को बताया गया कि काजी साहब जिस वक्त आपका केस चल रहा था
रेफरेंस दायर हुआ था, आप कटहरे में खड़े थे वहाँ पर, उस वक्त आप ये कह रहे थे कि मेरी जासूसी की गई, मेरे बच्चों की जासूसी की गई। और उस वक्त जो आप कह रहे थे वही पैमाना इन जजेस के लिए रखे। इन्होंने आपसे इंसाफ मांगा है, इन्होंने आपसे रहनुमाई मांगी है, और इसी पर आज जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने उन्हें आइन पढ़ाया है। आइन पढ़ाने से पहले मैं इसको, ये जो पैराग्राफ नंबर 3 वाला मामला है ना, मैं इसको ज़रा वाज़ेह कर दूं। जो 28 मार्च की प्रेस रिलीज़ है उसमें ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको 25 मार्च को ख़त मिला, 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी तरफ से। और इस सारे मामले में जो इसकी सीरियसनेस है, जो इसकी ग्रेविटी है, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे उनको सामने रखते हुए, जहन में रखते हुए, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने उसी दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं और जो दीगर जजेस हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा था, उनको अपने घर बुला लिया 8 बजे CJP के रेजिडेंस पे। और इन जजेस के कंसर्न्स जो हैं उनको सुना गया। 2.5 घंटे तक ये मुलाकात चली। उससे अगले दिन यानी कि 27 मार्च को वो ये कहते हैं कि जो CJP हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये प्रेस रिलीज़ कहती है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से और लॉ मिनिस्टर से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मुलाकात की। यहाँ आप रुक जाए नकवी साहब, जो आप कह रहे हैं ना कि पैराग्राफ नंबर 3 जिसमें वो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है, वो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अब बात यह है कि इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब ने या मंसूर अली शाह साहब ने नाम दिया था। ये फुल मैं यही कह रहा हूँ ना कि फुल उन्होंने तो कहा कि वफाकी काबीना बना दिया, फेडरल कैबिनेट। फुल कोर्ट में इस तरह का जिक्र ही नहीं हुआ ना कि फुल कोर्ट में कि तसद्दुक़ जिलानी। अच्छा, दूसरी दिलचस्प बात ये है, जिलानी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि काजी साहब ने और सीनियर प्यूने जज ने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार किया। तो ये एतमाद का इजहार किस वक्त किया गया, किस फोरम पे किया गया, क्या इसके ऊपर जो है वो कोई राबता हुआ था, टेलीफोन पे ये बात हुई नहीं थी? मैं आपको बताता हूँ नकवी साहब, ये हुआ कि जिस दिन बुध को रात को ये मीटिंग थी फुल कोर्ट में, तो बड़े ही हंगामा खेज मीटिंग थी वो, आप कह सकते हैं, जिसमें जजेस एक तरफ खड़े थे, आधे निसफ से ज़्यादा जजेस एक तरफ खड़े थे और दूसरे काजी साहब के खड़े थे। इसमें देखें नकवी साहब, इसमें काजी साहब की जो साख है ना वो बड़ी मुतासर हुई है। पहले दिन ही जजेस कह रहे थे कि आप सब सो मोटो लें। उन्होंने कहा नहीं, इसको हम कैबिनेट की तरफ रेफर करते हैं। फिर ये कहा गया जी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर जाकर मिले, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया जी कि प्राइम मिनिस्टर मेरे पास आए, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ये चीफ जस्टिस ने ख्वाहिश का इजहार किया था प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। ये जो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था। ये लॉ मिनिस्टर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो आए। ये जो नाम दिया गया ना, जो तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा जी कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का और जस्टिस मंसूर शाह का, बुध वाली रात को ये नाम नहीं था। ये दूसरे दिन डेवलपमेंट हुई जब कैबिनेट मीटिंग हुई, आगे जाकर दूसरे दिन भी फुल सैटरडे को ये वहाँ डेवलपमेंट हुई। वहाँ कहा गया कि यार हमारा नाम डाल दें उसमें, कि इन लोगों ने कहा जी कि तसद्दुक़ जिलानी का नाम होना चाहिए, नाम डलवाया। अच्छा, अब आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पे। और ये पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो एक साबिक चीफ जस्टिस ने लिखा है और इसमें जो बातें की गई हैं उस पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस ने या जो मौजूदा जजेस हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, क्या उन्होंने इन 6 जजेस के ख़त को नहीं पढ़ा था? ये सारा कुछ करने से पहले, सारी तनकीद के नश्तर अपनी तरफ मोड़ने से पहले, क्योंकि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब इस जो पैराग्राफ नंबर 4 है अपने ख़त का, उसमें लिखते हैं कि आई हैव गॉन थ्रू दी अफोर स्टेटेड लेटर ऑफ द 6 जजेस, कि मैंने ये जो 6 जजेस का ख़त है मैंने इसको बगौर पढ़ा है। आगे वो कहते हैं कि एंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, और जो कि काबीना ने टर्म ऑफ रेफरेंस या जो तरीक़ाकार के कमीशन ने क्या काम करना है उसको भी पढ़ा है। एज वेल एज द रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 209 के जो इससे मुतल्लिका आइनी जो आर्टिकल है, आर्टिकल 209, मैंने उसको भी पढ़ा है। सिंस द लेटर इज़ एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्योंकि ये ख़त ये मुखातिब करता है जो अरकान हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एंड इट्स चेयरमैन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जो इसके चेयरमैन हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, इट वुड बी वायलेटिव ऑफ जुडिशल प्रॉपराइटी फॉर मी,
कि ये मेरे लिए जो अदालती दायरा कार है उसमें मदाखलत होगी, कि मैं उसमें अब जो है वो मुदाखलत कर रहा हूँ, उसको ब्रीच कर रहा हूँ, उसको वायलेट कर रहा हूँ, to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court of Pakistan itself। कि उन्होंने कहा कि ये जो आप जो एक रुकनी कमीशन बना के मुझे उसका सरबराह बना रहे हैं, ये ख़त जो है ये तो लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जो अरकान है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और ये मामला जो कि फॉल करता है जो अदालती दायरा कार है, जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट की, उसमें आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आकर उसमें जो है वो मुदाखलत करूं और मैं इसको इंक्वायरी करूं। अब सवाल बशारत राजा साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसके चीफ जस्टिस और ये जो फुल कोर्ट है, इसने सबने बैठकर ये फिर कैसे डिसाइड कर लिया, जब साबिक चीफ जस्टिस की राय ये है कि आर्टिकल 209 भी पढ़ा है मैंने, ख़त भी पढ़ा है इसके ऊपर, तो ये अगर मैं इसमें काम करता हूँ ये तो मुदाखलत है, तो हमारे यही बात समझाई थी फुल कोर्ट जब हुआ तो मुख्तलिफ जजेस के ग्रुप ने समझाया था उन्हें। मैंने पहले बात की कि देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग जो उन्होंने बुलाई थी उन्होंने वो बुलानी ही नहीं थी। अब देखिए ये जो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब चीफ जस्टिस है ना, वो यही बात लिख रहे हैं ना, वो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बजाते खुद एक आईनी अदारा है जिसके चेयरमैन कौन है, सिटिंग चीफ जस्टिस। ये उन्होंने उसको बतौर अदारा जाती देखना था। मैं अगर इस मामले में करूँगा तो ये उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर दायरा इख्तियार है जो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। ये उन्होंने इसमें लिखा चीफ जस्टिस जो साबिक रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस है, उन्होंने तो वो वक्त गुजारा यहाँ बड़ा सवालिया निशान, उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। यही बात समझा रहे थे चीफ जस्टिस को हर कानूनदान जो आज़ाद मंश कानूनदान है, आज़ाद मंश का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इन्वर्टेड कामा में, आज़ाद मंश कानूनदान पाकिस्तान बार के तमाम बार कौंसल्स, इसके साथ साथ अदालती पत्रकार जो 300 लोग लायर्स हैं जिन्होंने, ये वो लायर्स थे नकवी साहब के जब चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ था तो यही 300 लोग थे जो उनकी पुष्ट पर खड़े थे, चीफ जस्टिस साहब की पुष्ट पर खड़े थे। और दिलचस्प बात यह है कि इस जो 300 लायर हैं इनमें जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का बेटा जस्टिस साकिब जिलानी भी फ्रंट फुट पर खेल रहा था। 300 जो ख़त लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को, और साथ ये कहा गया कि ये मफादे आमा का चूँकि मामला है, इसको आपने लाइव टेलीकास्ट भी करना है। और लार्जेस्ट बेंच की उन्होंने बताई थी तश्कील सारी कि इसकी लार्जेस्ट बेंच की तश्कील, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कह रही है कि इसको फुल कोर्ट की तरफ। लेकिन मेरी ज़ाती जो खबर है, मैं ज़ाती खबर आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि ये मामला लार्जेस्ट बेंच तक नहीं रुकेगा। वो उसके पीछे ये है कि ये एक फैल गया है मामला जिसमें सिविल सोसाइटी, जिसमें तमाम बाज़ कौंसल, जिसमें सियासी जमातें अब फ्रीक बनेंगी। मतलब परसों जो समात होगी उसमें तो अटॉर्नी जनरल को नोटिस करेंगे ना, वो उसमें नोटिस करेंगे, फिर वो अपना माइंड शो करेंगे क्या करना है, और ये मामला उस तरफ जाएगा, फुल कोर्ट की तरफ, फुल कोर्ट की तरफ मामला जाएगा। 184(3) का मामला अगर फुल कोर्ट की तरफ जाएगा तो यही तो मामला जिस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो जब काजी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, बनते साथ ही उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दी और कहा लाइव जो है वो समाप्त जाएगी, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही उस वक्त मुझे याद है, मैं उस समात में मौजूद था, जो जस्टिस आयशा हैं उन्होंने एक नुक्ता उठाया था। उन्होंने कहा था कि काजी साहब, ये जो काजी साहब को एड्रेस किए बगैर उन्होंने ये सवाल वहाँ पर रखा था उस हियरिंग में कि अगर फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसका मामला देख के इसके ऊपर फैसला देना है तो यही जो हम कानून पास कर रहे हैं या इसको हम ओके कर रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है, ये उसको काबिल अमल और नाफिज जो है नाफिजुल अमल करार दे रहे हैं, वो ये कहता है कि अपील होगी और अपील जो है उससे बड़ा बेंच सुनेगा। तो अगर फुल कोर्ट जब ये फैसला कर लेगा तो 184(3) का मुकदमा है, उसकी अपील कहाँ होगी? अपील कहाँ होगी? ये आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक ने ये एक सवाल जो 3, 4, 5 दिन जो हेयरिंग होती रही, वो सुबह से लेकर शाम तक वो टीवी पर वो तमाम सारा जो कुछ भी हुआ था, ये बार बार वो सवाल उठा रही थी, बार बार जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी ये सवाल उठाए थे। लेकिन फिर ये होता रहा कि चीफ जस्टिस कह रहे थे कि इस
फिर अल्लाह भी आएंगे, वो ये कह रहे थे ना, फिर अल्लाह भी ऊपर है ना, वो यही कह रहे थे कि ऊपर है अपील के लिए। फिर अब ऊपर तो फिर अल्लाह ही है ना, और कौन है ऊपर इसके बाद। ये मामला उस तरफ जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक का जो सवाल था वो कानूनी सवाल था। अब देखिए उसका जो उस केस का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला आया था ना, 184(3) पे आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनेगा और उसकी तरफ मामला जाएगा, फुल कोर्ट बनेगा। फिर अगर ये बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन था जो आपने किया, और जस्टिस आयशा मलिक ने भी वैलिड क्वेश्चन उठाया था कि इसके बाद अपील का फोरम कौन सा होगा, इसके खिलाफ अगर इसके खिलाफ अपील का फोरम। मैं ज़रा आपको कंक्लूड कर देता हूँ राजा साहब। आगे जो लेटर है ना, इसी लेटर में जो अगले पैराग्राफ हैं वो भी अगेन हमारे जो जिस अदालत ने मौजूद अदालत, ये चार्जशीट है जी जो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने खत लिखा ना, बुनियादी तौर पर ये चीफ जस्टिस के खिलाफ चार्जशीट है। जो सिटिंग चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ ये चार्जशीट है। उनकी साख को उन्होंने कहा कि अब आप रेडी हो जाए, आप रेडी हो जाए, आपको नोटिस भी आ सकता है। बात आगे भी आया हुआ है। अच्छा, आगे जो है वो आखिर में जो है वो कहते हैं कि मैं ये भी ख्याल, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरी राय ये भी है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब कहते हैं कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्वायरी के लिए दिए गए हैं, वो जो सब्जेक्ट मैटर है लेटर का, ये जो ख़त है, इस ख़त से मुताबिकत नहीं रखते, जो कि 25 तारीख को लिखा गया, जिसमें 6 ऑनरेबल जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ये कहते हैं कि हम ये ख़त इसलिए लिख रहे हैं ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई हासिल की जाए कि एक जज की क्या ड्यूटी है, कि वो कैसे रिपोर्ट करे अगर उसके ऊपर इंतज़ामिया की तरफ से या जो ऑपरेटिव्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, उनकी तरफ से दबाव डाला जाता है और उसके काम में, जज के काम में मुदाखलत की जाती है, जिसको आप इंटिमिडेशन के यानी कि दबाव के और थ्रेट के और धमकी के जो है वो ज़ुमरे में ला सकते हैं। और फिर उस जज की क्या ड्यूटी है जिस जज के इल्म में ये बात आ जाए कि उसके कोलीग के साथ ये सूरत हाल है, उन्होंने क्या करना है, तो गाइडेंस मांगी गई है। अब इसमें एक सवाल ये भी आएगा कि जिन 2 जजेस के, इनमें से ये जो इस वक्त मौजूदा जुडिशरी है आपके पास, उसमें 2 जजेस कम से कम ऐसे हैं जिनको ऑन द रिकॉर्ड लाया गया कि इनके इल्म में लाया गया था। एक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर शाह भी नहीं, उस वक्त जस्टिस चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और उनके साथ ये काजी फाइज साहब। लेकिन नकवी साहब इस और आमर फारूक साहब ने तो कहा था कि साड़ी गल हो गई है जनाब, कि अब आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले में आपको पता है नकवी साहब के जब टरियान केस चल रहा था यहाँ पे, तो उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को अप्रोच किया गया था, और उस मामले में उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह। उस वक्त जस्टिस अतर मिनुल्लाह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के थ्रू ख़त लिखा था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि मुझे अप्रोच किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उस वक्त वो ख़त वहाँ से लिखा रजिस्ट्रार के थ्रू, मोहसिन कियानी साहब ने रजिस्ट्रार के थ्रू लिखा, बाय थ्रू चैनल लिखा ना ख़त, उन्होंने ख़त लिखा उस मुतलका अफसर को, उस खुफिया एजेंसी को, फिर उसके बाद उस अफसर को हटाना पड़ा था खुफिया एजेंसी से। मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये चीफ जस्टिस आमर फारूक को 1 साल तो वो जजेस ने जो ख़त लिखा, आप देखें जजेस ने जो खत लिखा उसकी इब्तिदा ही उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के उससे शुरू की है, केस से उसका हवाला देते हुए उन्होंने कोई कानूनी निकात छोड़ा नहीं जो उन्होंने ना दिया हो। सही। फिर उन्होंने वो कहा कि हम 1 साल जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहते रहे, उन्होंने कहा आगे से कि हमारी साड़ी गल हो गई। अगर ये मामला देखें यहाँ पर मैंने कहा कि ये मामला फैल गया है सॉरी इसलिए कि चीफ जस्टिस आमर फारूक को भी कटारे में जाना पड़ेगा। भाई आपकी हैसियत से डीजीसी से जाकर जो मिले और उनसे बात की आपने। सही। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड मैं आपको बता दूं कि इस खत के आखिरी 3 पैराग्राफ्स में जो बात लिखी गई है, अगेन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो ये कहते हैं कि ये जो ख़त है इसके आखिर में जो जजेस हैं 6 जजेस, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल इदारा जाती मशावरत कंसल्टेशन जो है वो मांगी है इन टर्म्स ऑफ द मैकेनिज़्म सजेस्टेड इन द सेड लेटर। कि ये जो 6 जजेस हैं इन्होंने तो मैकेनिज़्म भी सजेस्ट कर दिया था कि क्या करना है, इदारा जाती मशावरत करके हमें जो है वो गाइडेंस दे दें, हमें हमारी रहनुमाई कर दें। तो ये मामला इंक्वायरी और इस तरफ कहाँ जा रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि दो द लेटर इन क्वेश्चन में नॉट स्ट्रिक्टली फॉल, कि ये जो आर्टिकल 209 है ये तो उसके दायरे कार में, उसके पैरामीटर्स में ही नहीं आता, लेकिन जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने इसको सारे मामले को वो एड्रेस भी कर सकते हैं, रिजॉल्व भी कर सकते हैं उस बतौर अदारा हेड होने के नाते, इदारे के हेड के होने के नाते इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इदारे के लेवल पे।
फॉर द अफोर मैंशनड रीजंस, इन वजूहात के बिना पर वो कहते हैं कि मैं माजरत खा हूँ कि मैं इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता। और इसमें एक अहम सवाल ये भी है कि ये, जिसको हम अगली वीडियो में एड्रेस करेंगे, राजा साहब से जो है वो कुछ इंतहाई अहम अंदर की खबरें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे कि ये क्या हुआ कि जो ख़त लिख रहा है उसकी कंसेंट ली गई थी। सबको मालूम है, एवरीबडी नोज़ कि उनकी इस इकरार में सर हिलाने के बाद ही उनका नाम आया था। तो वो जो आज ये चीज़ें लिख रहे हैं, क्या उनके इल्म में ये पहले नहीं थी ये सारी बातें? उन्होंने इस वक्त इनकार क्यों किया, उसके में कौन कौन से अवामिल थे, इंशाल्लाह उसके हवाले से बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।